नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भैरवस्थान थाना क्षेत्र के NH 57 पर टेम्पो पलटने से एक महिला व वृद्ध की हुई मौत, दर्जन भर लोग गंभीर रूप से घायल। कलवाही थाना क्षेत्र के बरदेपुर में पुरसौलिया के मुखिया और स्थानीय ग्रामीण के बीच गाली गलौज मारपीट के मामले से क्षेत्र में बढ़ा तनाव, दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज। बिहार के पूर्व उद्योग मंत्री समीर महासेठ ने पंडौल प्रखंड में सड़क व नाला निर्माण का किया उद्घाटन। कहा, महागठबंधन द्वारा 17 महीने में किए गए अच्छे कार्यों को मिलना चाहिए अवार्ड। जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना भवन स्थानांतरण के पेच के कारण अमृत भारत योजना के कार्यस्थल पर लगा हुआ है ब्रेक। BSSC CGL 3 की परीक्षा पास कर सचिवालय के ASO बने हरलाखी के खिरहर के जितेंद्र, मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र देकर किया सम्मानित। बिस्फी उच्च विद्यालय परिसर में राजद कार्यकर्ता सम्मेलन सह BLO व बूथ कमेटी पर परिचर्चा का हुआ आयोजन। लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर DM अरविंद कुमार वर्मा ने मीडिया सर्टिफिकेशन व मॉनिटरिंग कमेटी के साथ की बैठक, दिए कई निर्देश। विधि व्यवस्था को लेकर भारत नेपाल के संयुक्त अधिकारियों की हुई बैठक। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर की गई वार्तालाप। बेनीपट्टी के नंदी भौजी चौक से एक ही रात में 2 आभूषणों की दुकान से हुई लाखों की चोरी। हरलाखी के खिरहर थाना में पदस्थापित दरोगा राम प्रवेश प्रजापति को स्थानांतरित होने पर दी गई विदाई। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता के नाम पर हो रही खानापूर्ति। नगर पंचायत क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर देखा जा रहा कचरों का अंबार। और बिस्फी में इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद ने किया उद्घाटन। खबरें अब विस्तार से। झंझारपुर अनुमंडल के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के NH 57 नरुआर कन्हौली कट के समीप एक टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई। इस सड़क दुर्घटना में 2 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य दर्जनों घायल हो गए। मृतक की पहचान घोघरडीहा निवासी 30 वर्षीय एक महिला तो वहीं फुलपरास के एक 60 वर्षीय वृद्ध के रूप में की गई है। दोनों मृतक के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं गंभीर रूप से घायल दर्जनों लोगों का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरी वारदात। झंझारपुर अनुमंडल के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के NH 57 नरुआर कन्हौली कट के समीप टेम्पो पलटने से एक महिला व एक वृद्ध की मौत हो गई। वहीं टेम्पो में सवार 11 अन्य यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान 60 वर्षीय फुलपरास थाना क्षेत्र के महुलिया गांव निवासी विष्णुदेव यादव एवं घोघरडीहा इनरवा गांव निवासी कृष्णदेव राय की पत्नी 30 वर्षीय रुक्मणी देवी के रूप में हुई है। भैरवस्थान थाना के SI वशिष्ठ कुमार के द्वारा पंचनामा कर दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। जख्मियों में फुलपरास थाना के लक्सेना गांव की 54 वर्षीय तारा देवी, घोघरडीहा थाना के इनरवा गांव का 70 वर्षीय महेश यादव, 70 वर्षीय बच्चेलाल चौपाल,
महुलिया के खोपा गांव की 39 वर्षीय राम कुमारी देवी, इनरवा गांव के 72 वर्षीय बुजुर्ग ललित यादव, 60 वर्षीय दुन्नी लाल यादव व इनरवा की 40 वर्षीय महिला मालती देवी, खोपा के जगदेव पंडित और ऑटो चालक इनरवा गांव का 38 वर्षीय रंजीत यादव शामिल है। घटना के बाबत जानकारी है कि घोगरडीहा थाना क्षेत्र के इनरवा गांव से टेम्पो रिजर्व कर 11 लोग दरभंगा के कमतौल स्थित अहिल्या स्थान में आयोजित जय गुरु सत्संग में शामिल होने के लिए जा रहे थे। भैरव स्थान थाना क्षेत्र के नरुआर ओवरब्रिज से थोड़ा आगे कट के समीप टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर सभी लोगों को अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना में विष्णुदेव यादव की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं रुक्मणी देवी की मौत अनुमंडल अस्पताल में इलाज के दौरान हो गई। वहीं अन्य घायलों का इलाज अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा के द्वारा किया जा रहा है। थानाध्यक्ष सुनील कुमार झा ने कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। घायलों का भी इलाज कराया गया है। टेम्पो को जब्त कर थाना पर लगा दिया गया है। आवेदन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या हुआ है सर, अभी थोड़ा जानकारी दिया जाए। अभी थोड़ी देर पहले भैरव स्थान थाना क्षेत्र में कहीं पे NH पे एक टेम्पो की दुर्घटना हो गया, जिसमें भैरव स्थान पुलिस के द्वारा 2 व्यक्ति को जो गंभीर रूप से बीमार थे उसको लाया गया, जिसमें एक रुक्मणी देवी का मतलब अस्पताल पहुंचने से पहले ही डेथ हो गया था, और एक विष्णुदेव यादव जो गैस्ट्रिक स्टेज में आए थे, ट्रीटमेंट देते थे, यहाँ इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई। बाकी 7-8 लोग और घायल थे, जिसमें एक तारा देवी को कमर में और ये शोल्डर में दर्द था, बाकी बहुत माइनर इंजरी थे, जिसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद छुट्टी रेफर भी किए हैं किसी पेशेंट को? नहीं, इसमें किसी भी पेशेंट को रेफर नहीं किया। 2 डेथ हो गया। उनका नाम क्या है? एक का रुक्मणी देवी और एक का विष्णु देवी यादव। और सभी घायलों का क्या इलाज चल रहा है प्राइमरी सर? इलाज करने के बाद सबको ठीक, क्या परिचय हुआ सर आपका? डॉक्टर विकास कुमार, MO SDH झंझारपुर। कहाँ जा रहे थे आप लोग? सब दरभंगा जाए छे। कहाँ से? नरवास। इनरवा घर है आपका? क्या नाम हुआ? रंजीत यादव। कहाँ जा रहे थे? दरभंगा। दरभंगा कहाँ? दरभंगा पे क्या दरभंगा से मतलब कौन स्थान से? अहिल्या स्थान सत्संग में। अहिल्या सत्संग में जा रहे थे? और कोई घायल है क्या? नहीं, घायल मतलब वही 2 लाश 2 डेथ कर गया है। अच्छा, आपको कहाँ चोटें लगी हुई है? ये किस जगह पे हुई है घटना? जगह के नाम हमरा और नहीं जानकारी है। कैसे घटी घटना बताइए। जाए छे पीछा से कोई गाड़ी वाला जैसे से ठोकलके, बैलेंस गड़बड़ा गई गाड़ी। भाड़ा पर लगे चल की नाम है? रंजीत यादव। अहाँ घायल नहीं ना जी? चोटियो अंदर मैंने अहाँ के रंजीत यादव। हाँ हाँ, चालक कहाँ जा रहे थे? अहिल्या। रंजीत यादव चालक। अहिल्या स्थान कतऽ छै? नहीं सर, दरभंगा के बगल में छे। अहिल्या स्थान दरभंगा। किया जाइ छै? वो सत्संग छे। केकर सत्संग? जय गुरुदेव। आँय? जय गुरुदेव। सत्संग जय गुरुदेव। कते बजे विदा भेल रही? कतऽ से विदा भेल? हमरा तो ओना बुझो ने करीब 8:30 बजे। खोपे में सब जुटले आ खोपे से विदा 8:30 बजे करीब खोपा से विदा भेल। आ ओइठाम पाछा से कोन गाड़ी मारलक से नहीं? कोई नहीं देखलक, सब का जना आगे सबके ध्यान देखे छै, सबके आगे तकैत रहै छै। कोनो बड़ा गाड़ी छला की? सबटा घायल कतऽ छै? सर और कहिया वनहर लगे छै, एक्सरे करल के रही। अरे हाथ टूटल छै सबके। झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। कलवाही थाना क्षेत्र के बरदेपुर चौक पर बच्चों को ले जा रहे एक स्कूल गाड़ी को रोककर उसके चालक के साथ पुरसौलिया के मुखिया मुकेश साहू के द्वारा गाली गलौज और मारपीट जैसी घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है।
युवक की पहचान एमएसयू के कार्यकर्ता प्रभात रंजन के रूप में की गई है। यह मामला गहराता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां मुखिया का आरोप है कि उस युवक के द्वारा रंगदारी मांगी गई है, तो वहीं दूसरी तरफ उस युवक का आरोप है कि मुखिया व उनके समर्थकों ने उसके साथ मारपीट की है। बहरहाल इस दोनों मामले को लेकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने उस युवक को पकड़कर थाने पर लाई। उसके बाद मुखिया के दिए बयान के आधार पर पहले प्रभात रंजन उर्फ बासुकी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं दूसरी तरफ प्रभात रंजन उर्फ बासुकी के द्वारा पुरसौलिया के मुखिया मुकेश साहू के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पुलिस इस मामले को लेकर गहन जांच अभियान कर रही है। जहां शनिवार की रात मुखिया व उनके समर्थक साथ ही अन्य पंचायतों के मुखिया का दबाव रहा कि प्रभात रंजन को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए, वहीं दूसरी तरफ उसके अगली सुबह प्रभात रंजन के ग्रामीण व परिजनों के अलावा उनके समर्थन में भी कई लोग जुटे जिन्होंने मुखिया की गिरफ्तारी की मांग की। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने कहा है कि किसी भी प्रकार से एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होगी। दोनों पक्ष की पूरी बातों को सुनते हुए गहन रूप से जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। कलवाही थाना क्षेत्र के बर्देपुर गणेश चौक से पुरसौलिया की ओर बच्चों को ले जा रहे स्कूल की गाड़ी को बीच सड़क पर रोककर गाड़ी चलाने वाले एक एमएसयू कार्यकर्ता के साथ पुरसौलिया पंचायत के मुखिया एवं उसके अन्य समर्थकों द्वारा गाली गलौज व अभद्र व्यवहार किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। जानकारी के अनुसार पुलिस की गश्ती गाड़ी घटनास्थल पर पहुंचकर युवक को बचाकर थाना ले गई। दूसरी ओर पुरसौलिया मुखिया ने उस युवक पर कचरा भवन निर्माण में रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। पुलिस मुखिया मनोज साहू के बयान पर प्रभात रंजन उर्फ बासुकी के विरुद्ध तथा प्रभात रंजन उर्फ बासुकी के बयान पर पुरसौलिया मुखिया मनोज साहू और विक्रम साहू के विरुद्ध अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कर लिया है। घटना को लेकर शनिवार की देर रात तक मुखिया मनोज साहू अपने समर्थकों के साथ कलवाही थाना पर जबरदस्त हंगामा किए। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अपनी बात मनवाने के लिए मुखिया और उनके समर्थकों ने थाना में भी दबिश किया। मुखिया के समर्थन में प्रखंड के अन्य पंचायत के मुखिया ने भी पुलिस के ऊपर दबाव बनाते हुए पुलिस अभिरक्षा में रखे गए प्रभात रंजन उर्फ बासुकी को जेल भेजने की मांग करने लगे। थानाध्यक्ष सपन कुमार व खजौली के इंस्पेक्टर शमशाद अहमद खां के द्वारा देर रात तक काफी समझाने की कोशिश जारी रही। इस दौरान मुखिया के समर्थक पुलिस अभिरक्षा में रखे गए युवक को कांड दर्ज कर जेल भेजने की मांग करते रहे। थानाध्यक्ष सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी ने संयम का परिचय देते हुए माहौल को शांत कराया। दोनों ओर से देर शनिवार की रात में ही प्राथमिकी दर्ज कर लिया गया। रविवार को पुलिस अभिरक्षा में रखे गए युवक के समर्थन में लोगों का जुटना शुरू हो गया। थानाध्यक्ष ने सभी को समझाते हुए कहा कि पुलिस गहराई से मामले का अनुसंधान कर रही है। प्रशांत रंजन झा उर्फ बासुकी को लोगों की भीड़ से बचाने के लिए थाना में रखा गया है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद मधुबनी न्यायालय भेज दिया गया, जहां जमानत मिलने की उम्मीद है। दूसरी ओर युवक के समर्थन में पहुंचे ग्रामीण और एमएसयू कार्यकर्ताओं ने आरोपी मुखिया को गिरफ्तार करने की मांग की है। थानाध्यक्ष सपन कुमार ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करेगी। थानाध्यक्ष ने कहा कि मुखिया के विरुद्ध भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। समाज में 3 गो 4 गो के गोली खाए मार खाए पूरा हुआ। अब खाना पे आके इसका औकात हम देखेंगे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। बीते शनिवार को बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री सह मधुबनी के विधायक समीर कुमार महासेठ ने पंडौल प्रखंड में नवनिर्मित 2 सड़क व 2 नाला का उद्घाटन किया। उद्घाटन के मौके पर कई कार्यकर्ता व स्थानीय ग्रामीण मौजूद रहे, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बीते 17 माह में महागठबंधन के द्वारा किए गए कार्यों को लेकर उन्हें अवार्ड मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि
सरकार के मुखिया को यह समीक्षा करना चाहिए कि बीते 17 माह में एनडीए के गठबंधन और महागठबंधन के द्वारा कितना कार्य किया गया है। बिहार में महागठबंधन सरकार द्वारा 17 महीने में किए गए अच्छे कार्यों को अवार्ड मिलना चाहिए। यह बातें बिहार सरकार के पूर्व उद्योग मंत्री एवं मधुबनी विधानसभा के विधायक समीर महासेठ ने मधुबनी जिला के पंडौल प्रखंड में सड़क व नाला के निर्माण का उद्घाटन करने के दौरान कहा। समीर महासेठ ने कहा कि जितना पहले एनडीए सरकार में भाजपा के पास विभाग था, वही विभाग महागठबंधन सरकार में राजद के पास आया। सरकार के मुखिया को समीक्षा करना चाहिए कि 17 महीना में भाजपा से अच्छा कार्य राजद ने किया है कि नहीं। उन्होंने बताया कि अकेले उद्योग विभाग ने टारगेट से अधिक 2 गुना काम किया है। बिहार के लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर जा रहे थे, लेकिन हमने उन्हें रोकने का प्रयास किया। हमने कहा था कि दिसंबर तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा का इन्वेस्ट बिहार में लाएंगे। उसका 50% इन्वेस्ट अब तक लाकर दिखाया। पूर्व मंत्री समीर महासेठ ने कहा कि महागठबंधन सरकार द्वारा 17 महीने में लाखों नौकरी देने व अन्य कई विकासात्मक कार्य किए गए हैं। वहीं एनडीए के शासनकाल में यह कार्य क्यों नहीं हुआ, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। अभी तकलीफ हो रही है बात का कि मेरा भी डिपार्टमेंट का फाइल निकालते देखते तो हमको भी अच्छा लगता। क्या दिक्कत है? जो मुखिया होते हैं हर एक जगह जब हर एक महीना में रिव्यू करते थे तो बात, अरे उसको तो देखना चाहिए कि 17 महीना में हम लोगों ने क्या काम किया है। क्या 17 वर्ष से लगातार है? अगर 17 महीना में अच्छा काम हुआ है तो अवार्ड देने का भी काम करेंगे। अगर कोई गलत हुआ है तो रिव्यू भी करने का काम करें। मेरा हमेशा मानना है तो जीवन में हमेशा सत्य के लिए हमेशा लड़ो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। बात 3-4 डिपार्टमेंट या 5 डिपार्टमेंट में क्यों कर रहे हैं? जितना पहले बीजेपी के पास डिपार्टमेंट था वो हटे तभी ना राजद के पास आया। सिंपल बात है। तो सारा राजद के जो लोग काम किए हैं आप एकदम निकालिए कि 17 महीना में पिछला भारतीय जनता पार्टी से अच्छा काम हुआ है कि नहीं, देख लीजिए। अगर कोई गलती हुई है तो जरूर बताने का काम करें, क्योंकि हम तो भाई उद्योग विभाग तो हम इतना ही मानते हैं जो आपका था टारगेट से ज्यादा डबल किया, सब काम डबल किया। और इस बार हमने कहा था कि 11-12 दिसंबर तक अगर हम लोग 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट बिहार में लाएंगे, क्यों नहीं 17 साल में कि नहीं 1 लाख करोड़ की बातचीत हुई। अगर 50,000 से ज्यादा की नहीं 50% हमने अचीव किया तो 50% का अवार्ड मिलना चाहिए। लोग रोजी रोजगार के लिए बाहर जा रहे थे, हमने रोकने का प्रयास किया है, लेकिन हम लोग कुछ और रह जाते तो और अच्छे ढंग से हम लोग धरातल पे उतार लेते, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। 17 महीना अभी और बचा हुआ है, हम लोग जनता ही के बीच रहेंगे। नहीं है तो अभी यहाँ है, विधानसभा चलता रहेगा तो पटना रहेंगे। 10 दिन पर एक बार बैठक होती है, 7 दिन पहले से भी लगातार मधुबनी रहे, 3 दिन पटना रहे, ये तो लगातार चलता रहेगा। लेकिन जो आपने प्रश्न किया बहुत ही सही प्रश्न आपने किया है। और मेरा भी जवाब इतना ही है कि जो पिछला भारतीय जनता पार्टी से आरजेडी वाले को मिला, वो भारतीय जनता पार्टी कितने मैंने 2020 में जब आए कितना काम किए और कितना राजद वाले किए, ये जरूर कि नहीं परिणाम आना चाहिए ताकि जनता को। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेलवे पर व्याप्त सुविधाओं व व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने के लिए रेल अमृत भारत योजना के तहत 17.5 करोड़ का फंड है, जिसको लेकर जयनगर रेलवे स्टेशन पर कार्य करना है। लेकिन जयनगर रेलवे स्टेशन पर रेल थाना के स्थानांतरण के पेंच के कारण यह कार्य अधर में लटका हुआ है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं क्या है ये पूरी खबर। पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन में शामिल होने के साथ कार्य एजेंसी द्वारा कार्य शुरू किया गया, लेकिन रेल थाना भवन स्थानांतरण के पेंच के कारण कार्य की गति पर ब्रेक लग सकता है। गौरतलब हो कि बीते वर्ष भारत सरकार ने सीमावर्ती जयनगर रेलवे स्टेशन समेत 17 रेलवे स्टेशन को अमृत भारत रेलवे स्टेशन की सूची में शामिल किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के सभी अमृत भारत रेलवे स्टेशनों के कार्य का शुभारंभ दिल्ली से किया था, लेकिन 6 महीने बीत जाने के बाद भी जयनगर रेलवे स्टेशन पर निर्माण कार्य गति तकनीकी कारणों से कछुआ चाल चल रही है। बता दें कि मंडल के जयनगर रेलवे स्टेशन पर 17.5 करोड़ रुपए की लागत से अमृत भारत योजना के तहत कार्य करना है।
हालांकि कार्य एजेंसी द्वारा पूर्व में प्रतीक्षालय, PRS एवं UTS टिकट काउंटर के अलावे पूछताछ काउंटर को तोड़कर कार्य शुरू किया, लेकिन अब तक रेल थाना भवन हैंडओवर नहीं होने से निर्माण कार्य में बाधाएं आ रही है। रेलवे सूत्रों के अनुसार कार्य एजेंसी को अमृत भारत रेलवे स्टेशन भवन बनाने के लिए निर्धारित नक्शा के अनुसार जगह खाली मिलने पर कार्य सुचारू रूप से चल सकता है। जगह खाली नहीं होने के कारण कार्य एजेंसी को कई तरह की बाधाएं उत्पन्न हो रही है। रेलवे सूत्रों ने बताया कि रेल थाना भवन को खाली करने के लिए रेल प्रशासन द्वारा पुराना रनिंग रूम भवन में रेल थाना स्थानांतरित करने को लेकर रेल थाना पुलिस को पत्र लिखा जा चुका है, लेकिन रेल पुलिस के द्वारा अब तक थाना भवन को खाली नहीं किया गया, जिस कारण कार्य एजेंसी को कार्य करना मुश्किल हो गया है। इधर रेल थाना के पुलिस पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी के तहत से आदेश नहीं आने की बात कही जा रही है। जयनगर को अमृत रेलवे स्टेशन की सूची में शामिल करने से सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत स्टेशन पर कई तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। स्टेशन को विकसित किया जाएगा। स्टेशन पर मॉडल भवन बनाया जा रहा है। भीड़ को नियंत्रित रखने के लिए सुविधा युक्त फुट ओवरब्रिज का निर्माण, प्लेटफॉर्म की लंबाई व चौड़ाई, यात्री शेड, पुराने भवन के बदले नया भवन, सुव्यवस्थित ट्रैक, नया स्टेशन भवन, प्रतीक्षालय, लिफ्ट, पार्किंग व सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया जाएगा। इसके अलावे रेलवे स्टेशन के बाहर मुख्य सड़क NH 227 की चौड़ाई अधिक करने की योजना है, ताकि रेल यात्रा करने आए रेल यात्रियों को आवागमन करने में आसानी हो सके। इस संदर्भ में रेल थानाध्यक्ष वीणा देवी ने बताया कि पूर्व में सीनियर सेक्शन इंजीनियरिंग विभाग मधुबनी के द्वारा स्टेशन स्थित रेल थाना भवन को खाली कर पुराने रनिंग रूम में स्थानांतरित करने को लेकर पत्र दिया था, जिसे वरीय अधिकारियों को भेजा गया है, लेकिन इस पत्र के आलोक में अभी तक कोई निर्देश नहीं आया है। आदेश मिलने के साथ भवन को खाली किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेलवे द्वारा जो भवन दिया जा रहा है उसमें कई तरह की संसाधनों का अभाव है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर गांव निवासी जितेंद्र कुमार मंडल ने BSSC CGL की परीक्षा में पास कर बिहार सचिवालय के सामान्य विभाग के सहायक शाखा पदाधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें नियुक्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। वहीं उनकी इन सफलता के बाद से पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। आपको बता दें कि जितेंद्र मंडल एक सामान्य परिवार से आते हैं। उनके पिता किसान हैं, वहीं माता गृहिणी है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं ये पूरी खबर। बेनीपट्टी अनुमंडल के हरलाखी प्रखंड के खिरहर गांव निवासी अशोक कुमार मंडल के पुत्र जितेंद्र कुमार मंडल ने BSSC CGL 3 की परीक्षा पास कर बिहार सचिवालय के सामान्य प्रशासन विभाग के ASO सहायक शाखा पदाधिकारी बनने में सफलता प्राप्त की है। जितेंद्र ने इस परीक्षा में बिहार में तीसरा स्थान प्राप्त कर अपने माता पिता, गुरुजनों व क्षेत्र का सम्मान बढ़ाया है। जितेंद्र को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते 15 फरवरी को बिहार सचिवालय के संवाद भवन परिसर में नियुक्ति पत्र देकर उत्साह बढ़ाया। जितेंद्र की इस सफलता से उनके परिवार में हर्ष व्याप्त है। उनकी मां जागो मंडल खुशी से फूले नहीं समा रही है। अपने पुत्र की इस सफलता पर पिता ने मिठाई बांटकर अपनी खुशियों का इजहार किया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व बिहार सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। गौरतलब हो कि जितेंद्र के पिता मूलतः किसान और मां गृहिणी है, लेकिन शिक्षा के प्रति उनकी जागरूकता और संवेदनशीलता का ही प्रतिफल है कि इसी साल अशोक मंडल की पुत्री रिंकी कुमारी भी BPSC की परीक्षा पास कर दरभंगा जिला के हायाघाट में शिक्षिका पद पर पदस्थापित हुई हैं। अपने पुत्र की सफलता पर हर्ष व्यक्त करते हुए अशोक व उनकी पत्नी ने कहा कि जितेंद्र बचपन से ही मेधावी रहा और कोई बड़ा अधिकारी बनकर समाज व देश की सेवा करने का उसका लक्ष्य है। जितेंद्र ने अपनी सफलता का श्रेय अवकाश प्राप्त शिक्षक दादा राम प्रसाद मंडल की प्रभावी प्रेरणा और माता पिता व गुरुजनों के कुशल मार्गदर्शन को देते हुए पक्के इरादा के साथ 8 घंटे की कड़ी मेहनत से किए अध्ययन को दिया है। जितेंद्र ने नौकरी पाने के लिए प्रतियोगिताओं की तैयारी करने वाले छात्रों से NCERT के पाठ्यक्रम के आधार पर तैयारी करने की सलाह भी दी है। जितेंद्र की सफलता पर बड़ी संख्या में लोगों ने बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।
जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। आगामी 25 फरवरी को तेजस्वी प्रसाद यादव का मधुबनी में जन संवाद कार्यक्रम होना है। इसकी तैयारियों को लेकर बिस्फी के नाहस खंगरैठा प्लस 2 उच्च विद्यालय में राजद कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान BLO व बूथ कमेटी पर परिचर्चा का भी आयोजन किया, जिसे राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद ने संबोधित किया। राजद कार्यकर्ता सम्मेलन सह PLO एवं बूथ कमेटी पर परिचर्चा बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के नाहस खंगरैठा प्लस 2 उच्च विद्यालय में संपन्न हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता राजद के प्रखंड अध्यक्ष जय राम यादव ने की। सम्मेलन में तेजस्वी प्रसाद यादव के 25 फरवरी को मधुबनी में जनसंवाद कार्यक्रम की तैयारी, पार्टी संगठन को मजबूत करने, बूथ लेवल कमेटी को सशक्त बनाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद ने कहा कि लालू प्रसाद यादव हमेशा सांप्रदायिक शक्तियों का विरोध करते रहे हैं। इसके कारण ही उन्हें लगातार परेशान किया जाता रहा है।
उन्होंने बताया कि हमारे पास समर्थकों की कोई कमी नहीं है, जरूरत है कार्यकर्ताओं को संगठित और गोलबंद करने की। संगठन को मजबूत करने के लिए पूरे प्रखंड को 4 क्षेत्रों में बांटकर प्रत्येक गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। जिलाध्यक्ष सह पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर लोगों को दिग्भ्रमित कर रही है। देश में मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को बड़गलाया जा रहा है। सम्मेलन को विष्णुदेव यादव, पूर्व जिला परिषद अजीत नाथ यादव, डॉक्टर असलम, विजय वियोगी, श्यामलाल यादव, टेक नारायण यादव, महिला प्रखंड अध्यक्ष रुचि कुमारी, गिरीश यादव समेत कई लोगों ने संबोधित किया। इससे पहले हमारे पुरखे लोग जब राजकुमार पूर्वे यहाँ हुआ करते थे उस समय में याद करिएगा, उन बातों को तो याद आएगा। ये विश्व की धरती जहाँ पर हिंदू मुस्लिम एकता की भाईचारा का एक पैगाम दिया है, उस धरती को मैं नमस्कार करता हूँ। उस धरती पर जब भी आया, जिस समय मंडल कमीशन की बारी थी, हम लोग लगा रहे थे नारा, हम लोग को मंडल कमीशन चाहिए। उससे पहले कर्पूरी ठाकुर के जमाने में हम लोग कहा करते थे कि हम पिछड़ा ने बांधी गांठ, संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। अब ना 100 की 100 में जाऊंगा जहाँ पर सबसे ज्यादा फरमाने की बात हो रही है। महेंद्र बाबू ने भीमराव अंबेडकर साहब की चर्चा किया, उस चर्चा को जाकर के हम लोग उस गांव में करेंगे और उस पंचायत में का जो बूथ लेवल कमेटी है उस कमेटी को भी बनाएंगे एक साथ। इसीलिए मैं विजय भाई से लेवल कमेटी बनाना है। अभी एक प्रोग्राम आया है 20 तारीख से 29 तारीख तक, 20 फरवरी से 29 फरवरी तक 9 दिन का कार्यक्रम। आदरणीय हमारे के नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का कार्यक्रम जो चल चुका है 20 तारीख से चलेगा और 25 को पता है विष्णुदेव भाई काफी विस्तार से चर्चा की है। उस समय को हम लोगों ने बहुत नजदीक से देखा और संजोग से जितने ही बड़े कार्यकर्ता थे, कार्यकर्ता के रूप में भूमिका भी अदा किया। हमने अपने विरोधियों के साथ लड़ने का काम। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में मधुबनी के जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक आगामी लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर की गई, जहां मीडिया सर्टिफिकेशन और मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक की गई। इस बैठक में कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए, जिसमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के लिए पूर्व प्रमाणीकरण को अनिवार्य बताते हुए कई निर्देश निर्गत किए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनिटरिंग कमेटी के कार्यों एवं उत्तरदायित्व के संबंध में उपस्थित सभी सदस्यों को विस्तार से जानकारी दिया। उन्होंने कहा कि यह समिति विज्ञापनों के प्रमाणीकरण के अलावा केबल नेटवर्क सहित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का अनुवीक्षण करेगी तथा निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी या राजनीतिक दल के निर्वाचन से संबंधित सभी विज्ञापनों, पेड न्यूज, निर्वाचन संबंधित समाचारों पर नजर रखेगी। उन्होंने कहा कि समिति पेड न्यूज एवं इससे संबंधित शिकायतों का भी अनुश्रवण करेगी। गौरतलब हो कि आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों के पूर्व प्रमाणीकरण और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप न्यूज ग्रुप, फेसबुक पेज, न्यूज पोर्टल, केबल टीवी, यूट्यूब चैनल पर नजर रखने के लिए निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में इस कमेटी का गठन किया गया है। जिलाधिकारी जिला एमसीएमसी कमेटी के अध्यक्ष एवं जिला जनसंपर्क पदाधिकारी पदेन सचिव हैं। गौरतलब हो कि सोशल मीडिया एवं इंटरनेट, मैसेंजर, स्मार्टफोन एप्लीकेशन के आगमन से बड़े स्तर पर संचार में सुविधा हो रही है, परंतु इस प्लेटफॉर्म पर निर्वाचन की अवधि के दौरान पेड न्यूज, फेक न्यूज, गलत सूचना और मिथ्या सूचना की संभावना बनी रहती है। ऐसी सूचनाओं का दुरुपयोग पर कमेटी कड़ी नजर रखेगी और विधि सम्मत कार्रवाई भी करेगी। निर्वाचन प्रचार अभियान से संबंधित विधिक उपबंध सोशल मीडिया पर भी उसी तरह से लागू होते हैं जैसे मीडिया के अन्य रूपों पर लागू होते हैं। गलत सूचना, हेट स्पीच, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, जाति, धर्म, वर्ग, भाषा के आधार पर प्रचार प्रसार कर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करना आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन माना जाएगा। एमसीएमसी कमेटी इन बिंदुओं के आलोक में फेक और पेड न्यूज के प्रसारण या प्रकाशन पर गहरी नजर रखेगी।
साथ ही इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों का पूर्ण प्रमाणीकरण एमसीएमसी के माध्यम से कराना भी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा। यह स्पष्ट है कि कोई न्यूज यदि पेड न्यूज साबित होता है तो कमेटी की अनुशंसा पर आरओ द्वारा अग्रेतर कार्रवाई के लिए संबंधित को नोटिस भी किया जाएगा। साथ ही पेड न्यूज साबित होने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171 जौ के उल्लंघन के लिए प्रकाशन के अभियोजन को कार्रवाई भी की जा सकती है। विभिन्न चैनलों, सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म, फेसबुक पेज, पोर्टल, व्हाट्सएप ग्रुप, न्यूज ग्रुप, यूट्यूब चैनल, केबल टीवी, एफएम रेडियो, सिनेमा हॉल, इन सब पर किसी भी तरह के राजनीतिक विज्ञापन के प्रसारण के पूर्व एमसीएमसी कमेटी से पूर्व प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पोस्टर, पंपलेट, हैंडबिल जैसे प्रचार सामग्रियों पर प्रकाशित प्रति की संख्या एवं मुद्रक का नाम स्पष्टतः अंकित होना चाहिए, जो कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अंतर्गत अपेक्षित है। प्रत्येक चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को नामांकन के समय अपना ईमेल आईडी के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट की विस्तृत जानकारी संबंधित प्रारूप में शपथ पत्र दाखिल करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इस बैठक में अपर समाहर्ता शैलेश कुमार, डीडीसी दीपेश कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, सदर एसडीओ अश्विनी कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत कुमार, गवेंद्र कुमार मिश्र समेत कई लोग उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। भारत नेपाल के सीमावर्ती प्रखंड खुटौना के लौकहा थाना परिसर में भारत व नेपाल के अधिकारियों की संयुक्त रूप से बैठक का आयोजन किया गया। यह बैठक आगामी लोकसभा निर्वाचन के दौरान विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर व उनसे जुड़ी विभिन्न बिंदुओं पर वार्तालाप को लेकर किया गया, जहां भारत व नेपाल दोनों ही देश के प्रधान अधिकारी मौजूद रहे। सीमावर्ती लौकहा थाना परिसर में रविवार को संयुक्त रूप से बैठक आयोजित हुई, जिसमें फुलपरास के एसडीपीओ सुधीर कुमार ने बैठक का नेतृत्व करते हुए कहा कि अपराध नियंत्रण मुख्य रूप से करना है। अपराध नियंत्रण और आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए विशेष रूप से चर्चा की गई। वहीं इस बैठक में नेपाल एपीएफ के डीएसपी दुर्गा प्रसाद भट्ट, नेपाल के प्रहरी इंस्पेक्टर सुरेंद्र यादव, अरनामा एसएसबी के एसी जय मिश्रा, लौकहा एसएसबी के एसी अजय परिहार, लौकहा के थानाध्यक्ष शंकर शरण दास तथा ललमनिया ओपी के थानाध्यक्ष सहित दोनों देशों के बल मौजूद थे। आदान प्रदान करने की सलाह हुई है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग जो भी उधर जाएंगे वो लोग हम लोग को इन्फॉर्मेशन देंगे कि हमारे यहाँ का अपराधी वहाँ गया है, इस पर काम कर दीजिए। इमीडिएटली हम लोग काम करेंगे। हमारे यहाँ का कोई अपराधी हमारे यहाँ कोई क्राइम करके इधर आकर रह रहा है, हम लोग कहेंगे सर हमारे यहाँ ऐसे क्राइम करके आए हुए हैं, ऐसे फलाने जगह पर रह रहा है, उस पर काम कर दीजिए, हम उसे सहकार कर दीजिए, उसको हमको हैंड ओवर कर दीजिए, सहयोग कीजिए। ऐसे बात में सलाह हुआ है, हम लोग दोनों आदमी सहमत हैं। कहीं ना कहीं चर्चा भी हो रही थी व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर आपस में शेयर करने की। ठीक है, वो हम लोग बनाने वाले हैं। एसपी साहब के लेवल पर तो हो चुका है सर से, अभी बोले हैं वो सर। अब हम लोग भी लोकल कमांडर जो है इधर के और उधर के बनाकर हम लोग उस पर भी काम करेंगे। बैठक हुई थी, खासकर किन मुद्दाओं को लेकर के चर्चा हुआ? आगे बढ़ेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव में विधि व्यवस्था को लेकर बॉर्डर इलाके में जो मुख्य समस्याएं, चाहे शराब तस्करी का मामला हो या ड्रग्स का मामला हो या अपराधी जो एक दूसरे के एरिया में क्राइम करके भाग आते हैं और उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, उसी को लेके जो है दोनों तरफ के पुलिस चौकियों और एसएसबी के बीच एक कोऑर्डिनेशन बैठक आयोजित की गई, जिसमें जो है एक दूसरे को कोऑपरेट करने के लिए जो है सुझाव आमंत्रित किए गए और किन बिंदुओं पर काम किया जाए जिससे अधिक से अधिक अपराध नियंत्रण हो सके, इन चीज़ों पर जो है रोका जा सके, इसी पर परिचर्चा के लिए ये बैठक की गई। इसकी बैठक हुई है और नेपाल एपीएफ के डीएसपी हैं, तो किन किन मुद्दों पे चर्चा हुआ है थोड़ा सा बताया जाए। डेफिनेटली अब जो इंडिया में जो इलेक्शन का माहौल बन रहा है, इस माहौल की वजह से जो शांति सुरक्षा का अवस्था क्या है और इलेक्शन में मतलब दोनों जो बॉर्डर पुलिस, नेपाल पुलिस और एसएसबी और इंडिया पुलिस जो है इसमें कैसे मतलब कोऑर्डिनेशन हम बढ़ा सकते हैं,
और सुरक्षा को कैसे हम मजबूती दे सकते हैं, ये मतलब इसी विषय में ये मतलब कोर्स आगे बढ़ रहा है। क्या लगता है कहीं ना कहीं एक चैलेंज भरा नहीं होगा कि नेपाल से ज़्यादातर शराब का तस्करी होना, ऐसे में चुनाव है, अभी कैसे कोऑपरेट किया जाएगा? ना चुनौती चैलेंजिंग है, लेकिन जब पुलिस वाले खड़े हो जाते तो इस चैलेंजिंग को मिटा के भी इलेक्शन तो हो ही जाता है ना। जी। इसलिए देखिए जो नेपाल का है वो मतलब किस तरह का योगदान दिया जाएगा इसमें, जैसे वो बैंड हो जाएगा, वो वहाँ पे मतलब जो बॉर्डर में हम खड़े हैं जी, SSP तो उसका है। दायरा एक बनाया जाएगा कि इतना दूर में definitely शराब की बिक्री नहीं होगी। वो तो जैसे भी है मतलब उसको बैन करके इंडिया में वो मतलब उसको रोकना है। वैसे भी हम है वहाँ पे नहीं आता है, जो आता है उसको भी हम करेक्शन करेंगे। और अपराध को लेकर के कैसे क्या है, जैसे कि अपराधी कहीं ना कहीं नेपाल में अपना शरण ले लेते हैं? डेफिनेटली अब ऐसा कोई मतलब हुआ तो इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो भी है क्लियर करना है, और हम दोनों पुलिस इंफॉर्मेशन शेयरिंग करके इसको फर्दर कर सकते हैं। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बीते शनिवार की रात बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के 2 आभूषणों की दुकान में भीषण चोरी होने का मामला सामने आया है। बेनीपट्टी के नंदी भौजी चौक के समीप बीते शनिवार की रात अज्ञात अपराधियों के द्वारा ज्वेलरी की 2 दुकानों सपना ज्वेलर्स व केके ज्वेलर्स में ताला तोड़कर लाखों के जेवरात की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, चोर अपने साथ सीसीटीवी भी ले गए। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में चोरी की घटना लगातार आम होती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि हर वर्ष किसी न किसी आभूषणों की दुकान में चोरी लगातार हो रही है, लेकिन अब तक किसी भी मामलों का खुलासा नहीं हो पाया है। बहरहाल आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं नंदी भौजी चौक के 2 आभूषण दुकान में हुई चोरी की यह भीषण खबर। बेनीपट्टी थाना के नंदी भौजी चौक के पास संचालित 2 ज्वेलरी दुकानों में बीते शनिवार की रात अज्ञात चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिए जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोरों ने नंदी भौजी चौक स्थित सपना ज्वेलर्स व केके ज्वेलर्स नामक दोनों आभूषण की दुकानों में लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरातों की चोरी कर ली। मिली जानकारी के अनुसार चोरों ने नंदी भौजी चौक के पास पुराना पंचायत भवन सह पैक्स भवन के समीप संचालित डिहुली शेर गांव निवासी किशोर ठाकुर सपना ज्वेलर्स एवं केके ठाकुर की केके ज्वेलर्स नामक सोना चांदी की दुकान के शटर का लॉक तोड़कर अंदर प्रवेश किया और अलमारी व दराज में तालों को तोड़कर उसमें रखे करीब 1.5 किलो चांदी व 2.5 ग्राम सोने के विभिन्न जेवरातों की चोरी कर ली। साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा व ब्रॉडबैंड का उपकरण भी उखाड़कर चोर साथ ले गए। पीड़ित दुकानदार किशोर ठाकुर ने बताया कि वे शनिवार की शाम को तकरीबन 6 बजे के आसपास रोज की तरह अपनी दुकान बंद कर अपने घर चले गए। इसके बाद रविवार की सुबह में दुकान के अगल बगल के लोगों से दुकान में चोरी होने की जानकारी मिली। जब वे दुकान पर पहुंचे तो दुकान में सभी सामान बिखरा पड़ा था और जेवरात गायब थे। चोरों ने चोरी कर जाते समय शटर को नीचे गिराकर इस कदर फंसा दिया था कि बढ़ई को बुलवाकर शटर को उठवाया जा सका। इसके बावजूद भी पूरा शटर ऊपर की ओर नहीं जा पा रहा है। वहीं दूसरी ओर चोरों ने नंदी भौजी चौक के पास ही भटही शेर गांव निवासी किशुन ठाकुर की ज्वेलरी दुकान के शटर का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और तिजोरी के सभी लॉक को तोड़कर उसमें रखे करीब 50 ग्राम सोना व 5 किलो चांदी के विभिन्न जेवरातों की चोरी कर ली। दुकान का शटर और लॉकर मिलाकर कुल 5 तालों को चोरों ने तोड़कर वारदात को अंजाम दिया। पीड़ित दुकानदार ने बताया है कि जिस तरह से वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे लगता है कि तिजोरी के सभी लॉक को तोड़ने वाले अपराधियों की भी इस वारदात में संलिप्तता हो सकती है। इधर एक साथ 2 ज्वेलरी दुकानों में चोरी की घटना होने से नंदी भौजी चौक के आभूषण दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है। आक्रोशित दुकानदारों ने बताया कि इस चौक पर प्रत्येक वर्ष चोर एक साथ आभूषणों की 2 या 2 से अधिक दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम देता रहा है। पिछले वर्ष भी इस चौक के 2 आभूषण की दुकानों में चोरों ने लाखों की चोरी की थी, जिसका अब तक पुलिस खुलासा नहीं कर सकी है। वहीं घटना की सूचना मिलने पर बेनीपट्टी थाना पुलिस पहुंचकर घटना की जांच में जुट गई। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। लोकल तो होगा ही, लोकल, हाँ, लोकल के बिना कैसे होगा?
रहे छले ट्रे साथ में सब ट्रे के साथ तो ट्रे हो चल गेलै ट्रे लाई में चल गेलै एमे ट्रे में रहे छले सब लोग चल गेलै ओ में रहे छले ट्रे के साथ में पायल क्या नाम है? किशोर ठाकुर। किशोर ठाकुर। यहाँ से क्या क्या लेके आए लगभग में बताओ तो? चांदी का, केवल चांदी का सामान ले गए। कितना का होगा, कितना उसका मूल्य? 70-80 हजार रुपया। 70-80 हजार रुपया। ये चोरी की जानकारी तुमको कैसे मिली? सुबह में 8:30-9 बजे मिला है। बाजू वाला कॉल किए हुए थे। शटर लगा हुआ था तो वो भी देखे हैं, मतलब एक साइड का जो ताला खुला हुआ था उसके बाद कॉल किया तो फिर हम आए हैं तो शटर जो है नहीं खोल रहा था, लोहार को बजा के खोले हैं तो पूरा देखने चोरी हो गया, पूरा ले गया। हाँ। बेनीपट्टी पुलिस आई हुई थी? हाँ, अभी तुरंत आई हुई। क्या सब कुछ बोला? अपनी अथी वो नाम लिख के देख के चल गया। नाम क्या हुआ? किशोर ठाकुर। घर? देवली से बेनीपट्टी। पहले लाइन कटअप कर देने, उसके बाद अंदर से पूरा प्लग छोड़ा देने, वाईफाई लग गए, कैमरा के खोल के लग गए, सबटा सामान डिब्बे सुधे लग गए, सबटा सब किछो नहीं रहे देने, सब कुछ कोनो मास्टरमाइंड के नहीं चोरी बुझलिए। पहले लॉक के खोल देने, कटने उठने किछो नहीं, कोनो लॉक के खोल देने, बाद तिजोरी के निकाल देने पूरा। आए दिन चौक पे घटना होती रहती है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? अब तो इससे पहले भी माननीय डीएम महोदय के द्वारा जनसंवाद किया गया था, जिसमें कि डीएसपी साहब भी आए हुए थे, एसपी साहब भी आए हुए थे। हम लोग ने बराबर आवेदन जिला में और माननीय सांसद महोदय के पास आवेदन दिए हुए हैं। यहाँ पे 250 दुकान एक ताला के भरोसे छोड़ दिया जाता है और प्रशासन द्वारा गश्ती चले जाने के बाद भी असामाजिक तत्व उस ताक में रहते हैं जो प्रशासन कब चौक से बाहर जाए, जो हम असामाजिक तत्व द्वारा घटना को अंजाम दे सकें। यहाँ पे 250 दुकान केवल ताला के भरोसे रहता है। माननीय महोदय और सबसे हम फिर से मांग करना चाहते हैं, जो यहाँ पे जल्द से जल्द पुलिस चौकी की व्यवस्था किया जाए, नहीं तो आए दिन कुछ दिन के बाद हम यहाँ पे धरना के लिए तैयार करेंगे और बड़ा सा आंदोलन करेंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक राम प्रवेश प्रजापति के स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। उनका स्थानांतरण बांका जिला में हुआ है। इस मौके पर खिरहर की एसएचओ समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे, जहां अंग वस्त्र व फूल माला पहनाकर उन्हें सम्मानित करते हुए विदाई दी गई। खिरहर थाना में पदस्थापित दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक राम प्रवेश प्रजापति को विदाई दी गई। इस मौके पर थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी, एसआई दिनेश ओझा, जयप्रकाश राय, पीएसआई प्रिया कुमारी, चौकीदार सोगारथ दास सहित क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद थे। इस अवसर पर सर्वप्रथम पुलिस अवर निरीक्षक प्रजापति को पाग, चादर व फूल माला से स्वागत किया गया। थानाध्यक्ष सुप्रिया कुमारी ने कहा कि अपने कार्यकाल में प्रजापति बाबू कर्मठ रूप से काम किए। आज तक अपने सेवा काल में कभी किसी भी व्यक्ति को शिकायत का कोई मौका नहीं दिया और बढ़ चढ़ कर ईमानदारी पूर्वक काम किया। उन्होंने कहा कि प्रजापति को पोस्टिंग बांका जिला में मिला है। आशा है कि वहां भी वह पूरे ईमानदारी के साथ एक अच्छे पदाधिकारी की पहचान बनाएंगे। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी,
हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन, मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन। शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। एक तरफ सरकार स्वच्छता के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नगर पंचायत प्रशासन के द्वारा स्वच्छता के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं जयनगर नगर पंचायत की, जहां स्वच्छता का दावा करने वाले जयनगर नगर पंचायत में स्वच्छता के नाम पर महज खानापूर्ति देखी जा रही है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या है ये पूरा मामला। स्वच्छता का दावा करने वाला जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र में स्वच्छता के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। सरकार द्वारा स्वच्छता के नाम पर नगर पंचायत क्षेत्र को साफ सफाई रखने में लाखों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कई वार्डों में साफ सफाई नहीं होने पर लोगों में नगर पंचायत प्रशासन के खिलाफ रोष व्याप्त है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पंचायत के कुल 14 वार्ड हैं, जिसमें वार्ड नंबर 1 से 14 तक डोर टू डोर यानी घर से कचरा का उठाव एजेंसी को करना है, जबकि वार्ड नंबर 1 से 9 तक सड़क की सफाई व नाला से कचरे की निकासी व कचरे का उठाव कर नगर पंचायत के अधीन कार्यरत कर्मी द्वारा किया जाएगा एवं 10 से 14 तक के 5 वार्डों में सड़क की सफाई व नाले की सफाई का जिम्मा प्राइवेट एजेंसी को दिया गया है। लेकिन नगर पंचायत प्रशासन के उदासीन रवैये के कारण शहर के कई क्षेत्रों में यूं ही सड़क पर कचरा का जमावड़ा देखा जा रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कई दिनों तक कचरा का जमावड़ा सड़क पर रखा रहता है, लेकिन उसकी कोई साफ सफाई नहीं होती है। 1 से 14 वार्डों में डोर टू डोर एजेंसी द्वारा घर से कचरा का उठाव नहीं किया जा रहा है।
लोगों ने नगर पंचायत प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि स्वच्छता पदाधिकारी की तैनाती की गई है, लेकिन साफ सफाई की निगरानी घर से की जा रही है। इस संदर्भ में पूछे जाने पर स्वच्छता प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि प्रेस को किसी तरह की जानकारी देने के लिए वह अधिकृत नहीं है। उन्होंने बताया कि जो भी संसाधन है उसी में उनका काम किया जा रहा है। वहीं ईओ कुमारी हिमानी से जब मोबाइल पर बात करने की कोशिश की गई तो उनसे बातें नहीं हो पाई। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। बिस्वी प्रखंड के इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन स्कूल के डायरेक्टर व राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए छात्र छात्राओं के द्वारा कई प्रस्तुतियां दी गई। शिक्षादान सबसे बड़ा दान है। राष्ट्र निर्माण में शिक्षकों की बड़ी भूमिका है। यह बात राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद ने धेपुरा में इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव में कही। वे इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के वार्षिकोत्सव उद्घाटन के बाद आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किए। कार्यक्रम में छात्राओं ने झिझिया नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। दर्जनों छात्र छात्राओं को राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद ने मेडल से सम्मानित किया। मौके पर कार्यक्रम को राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता डॉक्टर असलम, राम सागर यादव, डॉक्टर गणेश यादव, सीपीआई अंचल मंत्री महेश यादव, अमात लिंबू, ऋचा कुमारी समेत कई लोगों ने संबोधित किया। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन स्कूल के डायरेक्टर उमेश यादव ने किया। बसंती कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे कैसे नहीं नाचेगी? हम कुत्तों ने पैसे दिए। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के एक निजी होटल के सभागार में पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा रिटेलर्स मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला भर से सभी रिटेलर्स शामिल हुए। इस मौके पर एरिया मैनेजर समेत अन्य अधिकारियों के द्वारा पॉलीकैब के सभी प्रोडक्ट्स के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। साथ ही कई स्कीम को भी लॉन्च किया गया। पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड कंपनी के द्वारा मधुबनी के एक निजी होटल के सभागार में रिटेलर्स मीट का आयोजन किया गया। जिले भर के रिटेलर्स मीट आयोजन में शामिल हुए। यह आयोजन मधुबनी के डिस्ट्रीब्यूटर प्रिय रंजन के तत्वाधान में आयोजित की गई। इसके मुख्य अतिथि पॉलीकैब कंपनी के एरिया मैनेजर भास्कर गुप्ता, कंपनी अधिकारी सज्जन कुमार, डिस्ट्रीब्यूटर प्रिय रंजन ने रिटेलर्स मीट का आयोजन शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर विधिवत किया। कंपनी एरिया मैनेजर भास्कर गुप्ता ने जानकारी देते हुए कहा कि पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड बिजली तार एक केबल में इंडिया की नंबर 1 कंपनी है। इस दौरान उन्होंने पॉलीकैब के सभी प्रोडक्ट व स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि पॉलीकैब 4 दशकों से ट्रैक रिकॉर्ड के साथ विद्युत उद्योग में एक अग्रणी कंपनी है। इस मौके पर कंपनी अधिकारी सज्जन कुमार, गौरव कुमार, बबलू, राहुल रंजन, अमित कुमार, सुजीत गुप्ता समेत दर्जन भर रिटेलर्स शामिल हुए। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। और आइए अंत में हम आपको दिखाते हैं द न्यूज खबरें आप तक पर मधुबनी लोकसभा निर्वाचन से जुड़ी कई खबरें। गौरतलब है कि लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। अभ्यर्थी
व पार्टी अपने अपने तरीकों से प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। प्रशासन अपने तरीके से मतदाता जागरूकता अभियान में लगी हुई है। इसी कड़ी में कई लोग सामने आकर अपनी बातों को रख रहे हैं। फिलहाल हम सुनते हैं मधुबनी से विकास कुमार को। जो मेरी योग्यता को साबित करती हैं, पहला ये है कि मैं आपके जिले से हूं। मधुबनी का दुर्भाग्य रहा है, वाकई में कहा जाए तो मधुबनी की आमदनी को अगले 8 से 10 साल में 4 गुना बनाने का, ताकि लोगों की समृद्धि बढ़े और समृद्धि के साथ कई सारी समस्याओं का हल होगा। 1 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आमदनी तक मधुबनी की जनता को ले जाना है और ये मेरा सबसे बड़ा विजन है। और इसके लिए कई सारे कार्यक्रम हैं जिस पे काम चल रहा है और विस्तार से भी काम चलेगा जिस समय मैं यहाँ से सांसद बन के जाऊंगा। कृषि आधारित जिला है, यहाँ पर कृषि के लिए क्या सब करेंगे? यहाँ पर कृषि जो है 2-3 बड़ी समस्याएं हैं। पहली बड़ी समस्या है कि यहाँ पे बहुत सारा क्षेत्र, कृषि का जो क्षेत्र है वो जलमग्न रहता है। दूसरा ये है कि जमीन का बंटवारा बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में किया गया है, जिसके कारण कि कृषि पे जो उन्नत रूप से कृषि हो सकती है वो नहीं होती। और तीसरा यह है कि क्रॉप रोटेशन नहीं किया गया है। तो इन 3 चीजों पे फोकस रहेगा जिससे कि कृषि और कृषकों की आमदनी बढ़े। जैसे कि लोकसभा चुनाव में आ रहे हैं आप, तो पोस्टर पे भी देख रहे हैं समाज सेवी विकास कुमार जी, थोड़ा सा बताते सर कि चुनाव में आने से पहले आपने समाज के लिए क्या किया? सीधा देखिए, मैं पिछले 2.5 साल से यहाँ मधुबनी में रह के लोगों के समक्ष रह के लोगों के साथ काम कर रहा हूँ और जैसा कि मैंने बताया सैकड़ों लोगों को मैंने नौकरी देने का काम किया है, जो कि L&T कंपनी के साथ। इसके अलावा मैंने एक रंगीन मछली के पालन का काम शुरू किया है जो अभी पायलट स्टेज पर है और उसमें बढ़ोतरी लानी है जिससे कि नहीं कुछ भी तो 500 महिलाओं को स्वरोजगार मिल सके और एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत सारा काम चल रहा है। हर देश की 2 स्टेट है जो तो ये बात सही है। अब इसमें कुछ सरकारी तंत्र की समस्याएं हैं, जैसे खाने वाली मछलियां जो है वहाँ पोखर का की बोली लगती है हर साल और यहाँ पे एक लोगों को ये पोखर का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है मछली मारने का, जिसके कारण इस इंडस्ट्री में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई। तो हमने खाने वाली मछलियों से हट करके रंगीन एक्वेरियम मछलियों के उत्पादन का काम शुरू किया है ताकि सरकारी तंत्र जो है उसकी व्यवस्था में प्रॉब्लम नहीं आए। लगभग 200-300 यूथ की टीम है जो हर काम को हम लोग करते हैं और लगभग मैं देखता हूं कि हर साल हर लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव में हम लोग किसी न किसी पार्टी को वोट करते हैं, चाहे हमारी विचारधारा से हो या विचारधारा से विकल्प हो। ठीक है, मैंने विकास जी को से मैंने मिला, समझा, सोचा, देखा, मैं अपनी टीमों को मिलाया, फिर इसकी बातों से मैं समझा कि विकास जी जो है मधुबनी के लिए एक विकल्प हो सकते हैं, विकल्प साबित हो सकते हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, विकास जी के साथ में रह के काम किया जाए, मुझसे जितना हो सके, जितनी मेरी हैसियत हो, मैं अगर कुछ कर सकता हूँ मधुबनी के लिए, अपने बिहार के लिए, तो मैं करने की कोशिश करूंगा। विकास जी के बारे में इतना बात कहूंगा मैं कि विकास जी बहुत सज्जन व्यक्ति है और बहुत ईमानदार भी है। ठीक है, हमने हमारे सांसद मधुबनी से 2 बार एक शकील साहब रहे और एक बार यादव समाज के हैं यादव जी। ठीक है, मैंने दोनों को देखा, जो मेरी अकल है, जो मुझे होश आई है कि मधुबनी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, जो मेरा मानना है कुछ नहीं किया। युवा बेरोजगार है, मधुबनी का सत्यानाश हो चुका है। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग और मखाना से ही हम लोग आगे नहीं बढ़ जाएंगे। हमारे यहाँ कोई बढ़िया यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई अच्छी कॉलेज नहीं है, एक आध कॉलेज को छोड़ दिया जाए तो कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। जिस तरह से दरभंगा आगे जा रहा है, मुजफ्फरपुर आगे जा रहा है, हम क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं देख रहे हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।